अब यहाँ पर समुच्चय ए दिया है। ए में क्या कहा है कि ए समुच्चय है x का, जहाँ x बराबर है 2n। 2n का मतलब है 2 का गुणा n के साथ। अब ये n क्या है, तो यहाँ पर n जो है वो n का समुच्चय है, मतलब यह एक प्राकृत संख्या है और जो कि 6 से छोटी है। तो सबसे पहले n ज्ञात करिए। तो n प्राकृत संख्याएं जो हैं वो होती हैं 1, 2, 3, 4, 5। लेकिन आपको यहाँ पे n कहाँ तक चाहिए, तो सवाल कहता है 6 से छोटा। इसका मतलब 1, 2, 3, 4, 5। अब आपको निकालना है 2n, मतलब 2 का गुणा 1 के साथ, 2 का गुणा 2 के साथ, 2 का गुणा 3 के साथ, 2 का गुणा 4 के साथ और उसके बाद 2 का गुणा 5। इसलिए a में क्या आएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10। और कितने घटक हैं, तो घटकों की संख्या हो गई 1, 2, 3, 4, 5। इसमें 5 घटक हैं, ठीक है। बी में क्या दिया है, बी में दिया था 2, 6, 8, 4, 10। अब ध्यान देंगे तो दोनों में घटकों की संख्या 5 5 है। अब दोनों में घटकों की संख्या 5 5 तो हो गई। अब देखते हैं कि क्या पांचों के पांचों सेम है। 2 दोनों में है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। घटकों की संख्या भी समान और घटक भी समान। इसका मतलब समुच्चय ए बराबर समुच्चय बी है। तो ऐसे समुच्चय को समान समुच्चय कहते हैं। अगर 1.2 के पहले सवाल में देखोगे तो इसमें ए एक ऐसा समुच्चय है जहां पे x जो है वो 3x - 1 बराबर 2 है। b के लिए कह रहा है कि ये x का समुच्चय है जहां x प्राकृत संख्या है, किंतु x ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही संयुक्त संख्या है। और c जो है वो x का समुच्चय है, लेकिन x जो है वो क्या है, प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। और x जो है वो 2 से छोटी होनी चाहिए। अब सबसे पहले हम समझेंगे a के बारे में। a के बारे में क्या कह रहा है वो, x जहां पर x 3x - 1 बराबर 2 है। तो समीकरण लिख लीजिए, 3x - 1 बराबर 2। आपने 8वीं में ऑलरेडी सीखा है, माइनस वाली संख्या है वहां जाएगी तो प्लस हो जाती है। तो ये आ गया 3x बराबर 3। यहाँ 3 का गुणा वहां जाएगा तो भाग, 3 को 3 से भाग देंगे तो आएगा 1। तो इसका आंसर है सिर्फ 1 और कोई संख्या नहीं है। बी के लिए उसने कंडीशन दिया है कि वो प्राकृत संख्या है, लेकिन ना तो वो अभाज्य है और ना ही संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या मतलब भाज्य संख्या। तो ना भाज्य है ना अभाज्य है, ऐसी केवल एक ही संख्या है, वो है 1। बराबर। तो हमारा बी के लिए उत्तर क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा 1। और इसको हम लोग मार्क कर लेंगे 2। अब यहां सी पे देखिए, सी के लिए उन्होंने क्या कहा है कि वो x का समुच्चय है और x क्या है, प्राकृत संख्या। n मतलब नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, और वो 2 से छोटी होनी चाहिए। तो 2 से छोटी प्राकृत संख्या चालू होती है 1 से, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो 2 से छोटी संख्या क्या है, केवल 1 है। इसका मतलब सी का उत्तर भी 1 होगा। बच्चों, हमें समुच्चय ए में जो संख्या मिली वो 1 थी, बी में भी 1 मिली और सी में भी 1। तो कथन 1, 2 और 3 के अनुसार हम क्या कह सकते हैं कि a बराबर b बराबर c है।
आगे चलते हैं हम दूसरे सवाल की तरफ, जिसमें दिया है कि a जो है वो सम संख्या है जो अभाज्य संख्या भी है। सम संख्या याद रखना है, सम संख्या अर्थात 2 का पहाड़ा। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, ये जो 2 के पहाड़े में आते हैं ना, वो सब सम संख्या है। लेकिन हमें ऐसी संख्या भी देखनी है जो अभाज्य है। अभाज्य का अर्थ होता है जो केवल खुद के पहाड़े में आए और एक के, तो 2 के पहाड़े में जाने वाली केवल संख्या जो है वो 2 है, जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। तो इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं 1। अब बी में ध्यान दोगे तो यहाँ एक समीकरण है। समीकरण है 7x - 1 = 13। अब इसको सॉल्व करिए तो 13 - 1 यहाँ आएगा +1, 7x 13 + 1 14, 7 का गुणा वहां जाएगा भाग, तो x का मान आ जाएगा 2, 7 दूनी। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ b का जो समुच्चय मिल गया है पूरा, वो उसमें आएगा सिर्फ 2, और इसको हम लोग नंबर दे रहे हैं 2। तो कथन 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं? a का मान में सिर्फ 2 है, b के मान में भी सिर्फ 2 है। इसका मतलब a और b दोनों समान हैं, समान समुच्चय हैं। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। तीसरे सवाल में आपको 3 उप प्रश्न दिए हैं, जिसमें है समुच्चय a, जहाँ पर a यह 0 से छोटी प्राकृत संख्या है। b दिया है, b में कह रहा है वो समुच्चय x का, लेकिन x² का मान जो है वो 0 होना चाहिए। और c दिया है वो समुच्चय है x का, जहाँ 5x - 2 = 0 होता है, लेकिन यहाँ पर x जो है वो प्राकृत संख्या है। x कोई भी संख्या नहीं हो सकती है। अब a के बारे में देखते हैं। अब ये 0 से छोटी प्राकृत संख्या बोला है। बच्चों दिमाग में आना चाहिए कि प्राकृत संख्या बोला है मतलब वो 1 से शुरू होता है। जो हम लोग पढ़ते हैं प्राइमरी में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 प्राकृत संख्या उसे कहते हैं। तो 0 से छोटी, तो 0 तो खुद प्राकृत संख्या नहीं है, तो 0 से छोटी कोई संख्या होगी जो प्राकृत हो? ऐसा नहीं होगा। तो ये रिक्त समुच्चय है। तो a बराबर ब्रैकेट बनाएंगे, उसके अंदर कुछ नहीं लिखेंगे और उसको कहते रहेंगे ऐसे 0 लिख करके बीच में लाइन। रिक्त समुच्चय का चिन्ह ये है और उसके आगे लिखना है, इसलिए यह रिक्त समुच्चय है। यह रिक्त समुच्चय है। अब बात करते हैं b का। b में क्या कह रहा है? ऐसी संख्या जिसका वर्ग 0 है। तो अगर आप ध्यान देंगे, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 2 दूनी 4, 3 का वर्ग 3 त्रिका 9, 4 का वर्ग 4 चौक 16, 5 का वर्ग 5 पंचे 25। तो 0 का वर्ग 0 होता है। तो यहाँ पर एक खाली नहीं जाएगा, यहाँ पर आप 0 लिखेंगे। इसका मतलब ये रिक्त समुच्चय नहीं है। तो यहाँ आप लिखेंगे, यहाँ आपको खुद से लिखना है कि यह रिक्त समुच्चय नहीं। अब आते हैं सी की तरफ। तो सी में एक समीकरण दिया है, तो पहले आप समीकरण हल करिए। अब -2 है, वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा? +2। 0 में 2 जोड़ेंगे 2। x 5 का गुणा है, वहां जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो यहाँ आएगा 2/5। लेकिन 2/5 जो है यह प्राकृत संख्या नहीं है। यह प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए अब ये प्राकृत संख्या नहीं है। प्राकृत संख्या नहीं है मतलब इसका आंसर मिल रहा है क्या? कुछ भी, इसका आंसर कुछ भी नहीं मिल रहा है, 0 भी नहीं मिल रहा है। तो केवल ब्रैकेट बनाना है और लिखना है रिक्त समुच्चय का चिन्ह, और उसके आगे क्या लिखेंगे? यहाँ पर यह रिक्त समुच्चय है। जैसे यहाँ आपने लिखा ना ये रिक्त समुच्चय है, यहाँ आपने लिखा ये रिक्त समुच्चय नहीं है, तब यहाँ तो है तो यहाँ लिखेंगे ये रिक्त समुच्चय है। सबसे पहले वेन आकृति।
वेन आकृति अर्थात जो भी समुच्चय आपको बताया गया है उसे आकृति द्वारा दर्शाना। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं आप इसके लिए आयत, वृत्त, त्रिभुज, इन आकृतियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आयत, वृत्त, त्रिभुज, वर्ग। लेकिन ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, आप किसी भी प्रकार के आकृतियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो आकृति बंद आकृति होनी चाहिए। बंद मतलब जहाँ से शुरू है वहाँ पर ख़त्म होनी चाहिए। आप ये आकृति भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये भी बंद आकृति है, ठीक है। लेकिन इसका इस्तेमाल केवल विश्व समुच्चय के लिए किया जाता है। एक बार फिर बता रहा हूँ, ये जो आयत वाला है, इस आकृति का इस्तेमाल हम क्या करते हैं, विश्व समुच्चय को दर्शाने के लिए करते हैं। आयत, वृत्त, त्रिभुज, वर्ग या कोई भी बंद आकृति का इस्तेमाल करके हम किसी भी समुच्चय को दर्शा सकते हैं, परंतु केवल विश्व समुच्चय को दर्शाने के लिए हम आयत का इस्तेमाल करते हैं। ये याद रखना है, ठीक है। और आकृति बनाते समय पेंसिल का ही इस्तेमाल करेंगे। अब बात करते हैं पूरक समुच्चय का। पूरक मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री, जो दूसरे को पूरा कर दे। हाँ, पता है, इसका उदाहरण हमारे घर में ही है। एक चीज जो दूसरे को पूरा करे, पता है, सोचिए, हम रोज मिलते हैं उनसे, रोज बातें करते हैं, नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, हमारे मम्मी पापा, हमारे मम्मी और पापा, मम्मी के पूरक पापा और पापा के पूरक मम्मी। अब जरा इस पर ध्यान देते हैं। समझिए, अपने पास एक समुच्चय है ए और उसके अंदर 7 घटक संख्याएं हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितने घटक हैं? 7। अब समझो, इनको 2 हिस्से में बांट दिया है, एक x समुच्चय और एक y समुच्चय। तो x क्या है? 1, 3, 5, 6। y क्या है? 2, 4, 7। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा? a बन जाएगा। इसका मतलब x क्या है? अब इसका अर्थ होता है कि x y का पूरक है और y x का पूरक है, क्योंकि जो x के पास नहीं है वो y के पास है, और जो y के पास नहीं है वो x के पास है, और दोनों मिलकर के a बन जाएंगे, है ना। x और y मिलकर क्या बन जाएंगे? a बन सकते हैं, इसलिए वो एक दूसरे के पूरक हैं। तो x और y क्या है? पूरक समुच्चय हैं। अब बात करते हैं विश्व समुच्चय का। विश्व समुच्चय में देखिए, पहला उदाहरण लेते हैं हम। समझिए, एक समुच्चय है A जिसके अंदर संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, 5। दूसरा समुच्चय है B जिसके अंदर संख्याएं हैं 2, 4, 6 और 8। समझिए, और एक समुच्चय है जिसमें 2 ही घटक हैं, 1 और ऋण 1, ठीक है। और चौथा समुच्चय है D, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। और पूर्णांक संख्या क्या होती है? बिल्कुल, हमने इसके बारे में पढ़ा है पहले। पूर्णांक संख्याएं क्या हैं? हाँ, जो हम संख्या रेखा पे दर्शाते हैं। 0 है, इसके अलावा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जहाँ तक लिख सके, और माइनस वाली संख्याएं भी, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ये सब क्या होती है? ये लेफ्ट की तरफ लिखी जाती हैं संख्या रेखा पर। तो अगर आप ध्यान देंगे कि जो भी संख्याएं A में हैं, B में हैं, C में हैं, वो सारी संख्याएं आपको D में नजर आएंगी। A में क्या है? 1, 2, 3, 4, 5 D में है। B में क्या है? 2, 4, 6, 8 वो भी है। C में क्या है? 1, -1 वो भी है। तो D क्या करता है? सभी को अपने अंदर समावेशित कर ले रहा है ना, और वो सबसे बड़ा भी है। तो इसी को क्या कहते हैं? विश्व समुच्चय। तो विश्व समुच्चय
बाकी सारे घटकों को अपने अंदर समावेशित करता है, सबसे बड़ा होता है और सारे समुच्चय उसके उप समुच्चय होते हैं। अब विश्व समुच्चय की परिभाषा में मैंने कहा कि उप समुच्चय होते हैं। उप समुच्चय का अर्थ क्या होता है? उप समुच्चय का सिंपल सा मीनिंग है कि अगर एक समुच्चय के पास जो भी घटक हैं वो सब के सब अगर दूसरे समुच्चय में हैं तो पहला घटक दूसरे का उप समुच्चय होता है, मतलब उसके अंदर समावेशित हो जाने वाला। जैसे ए डी का उप समुच्चय है, बी डी का उप समुच्चय है, सी डी का उप समुच्चय है। अब ए डी का उप समुच्चय है, इसका अर्थ क्या है कि ए के पास जो कुछ भी है वो डी में। बी डी का उप समुच्चय है, इसका अर्थ बी के पास जो कुछ भी है वो कहाँ है? डी में है। अच्छा, सी डी का उप समुच्चय है, क्यों? तो जो भी सी के पास है वो डी के अंदर है। तो लिखते कैसे हैं? ए उप समुच्चय डी, बी उप समुच्चय डी। इसी प्रकार सी उप समुच्चय डी और डी उप समुच्चय डी, क्योंकि डी के पास जो कुछ है वो डी के अंदर तो रहेगा ही ना। तो इसका मतलब प्रत्येक समुच्चय खुद का क्या होता है? उप समुच्चय होता ही है। भाई आ गई बात समझ में? जैसे मुंबई क्या है? एक जिला है, किसके अंदर आता है? महाराष्ट्र के अंदर। तो मुंबई किसका उप समुच्चय हो गया? महाराष्ट्र का। मुंबई महाराष्ट्र में आता है तो मुंबई उप समुच्चय हो गया महाराष्ट्र का। बच्चों अब हम चलते हैं 1.3 की तरफ। उसमें जो पहला सवाल दिया है उसमें हमें 4 समुच्चय दिए हैं, समुच्चय ए, समुच्चय बी, समुच्चय सी और समुच्चय डी। ए के अंदर 5 घटक हैं, ए बी सी डी ई। बी के अंदर 4 घटक हैं, सी डी ई एफ। सी के अंदर 2 घटक हैं, बी और डी। और डी के अंदर भी 2 घटक हैं, ए और ई। और हमें सत्य असत्य बताना है। सत्य असत्य बताने के लिए सिर्फ यहाँ पे हमें चेक करना है कि कौन किसका उप समुच्चय है, मतलब कौन किसके अंदर है। ठीक है, मतलब पहले में जो भी घटक हैं हमें देखना है क्या उनके सारे घटक इनके अंदर हैं क्या। सी का सारे घटक बी के अंदर हैं, ए के सारे घटक डी के अंदर हैं या डी के सारे अंदर बी के अंदर है, यही चेक करना है। अब पहला देखते हैं, सी उप समुच्चय है बी का। ये सी के पास क्या है? बी और डी है। ठीक, ओके। अब कौन है दूसरा? बी। बी के पास क्या है? सी डी ई एफ है। तो बी और डी, क्या इसके अंदर बी है? नहीं है। एक भी घटक नहीं है तो मतलब नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पे क्या लिख देना है? जो पहला सवाल था उसका आंसर आ जाएगा असत्य। अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। ए उप समुच्चय है डी का। पहले ए के पास क्या क्या है? अरे भाई ए के पास तो 5 लोग हैं, ए बी सी डी ई। अच्छा, डी के पास क्या है? सिर्फ ए और ई। अब क्या ए के पास जो है वो सब कुछ डी में है क्या? नहीं है। अब नहीं है तो क्या लिखेंगे? असत्य। अगर जो ए के पास है वो सब डी में रहता तो हम लिखते सत्य। अब बाकी 4 आपको करना है। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में हमें एक विश्व समुच्चय लेने के लिए कहा गया है 1 से 20 तक की प्राकृत संख्याओं। तो विश्व समुच्चय को यू से लिखते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले से लिख दिया है यू को, 1 से लेकर 20 तक गिनती। उसके बाद दूसरे सवाल में x दिया है कि वो x का समुच्चय जहाँ x जो है वो प्राकृत संख्या है और वो संख्याएं 7 से बड़ी लेकिन 15 से छोटी हैं, 7 से 15 के बीच में। फिर y दिया गया है, y जो है वो समुच्चय है y का, और y क्या है? n है। n मतलब प्राकृत संख्या।
और फिर वो क्या कह रहा है कि y जो है ना वह 1 से 20 के बीच की अभाज्य संख्या है। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा कि x के अंदर कौन कौन सी संख्या आएगी और y के अंदर कौन कौन सी संख्या आएगी, ये पहले तय करना होगा और फिर आकृति क्या बनेगी वो डिसाइड करेंगे। अब यहाँ पर 7 से बड़ी और 15 से छोटी संख्याएं तो हो गई 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। 7 से बड़ी 15 से छोटी और 1 से 20 के बीच की अभाज्य संख्या। अभाज्य मतलब जो किसी पहाड़े में नहीं आए, केवल एक और खुद के पहाड़े में आए। अब उन संख्याओं की लिस्ट बनानी पड़ेगी आपको, लेकिन 1 से 20 के बीच की। तो हम देखते हैं कि वो संख्याएं कौन सी हैं। अब एक न तो भाज्य है न अभाज्य है, तो 1 को छोड़ देना है। 2 से स्टार्ट होगा, 2 सिर्फ 2 के पहाड़े में आता है, 3 सिर्फ 3 के पहाड़े में आता है, 4 2 के पहाड़े में आता है, 5, 6 2 और 3 के पहाड़े में आता है तो 7, 8 2 के पहाड़े में 4 के पहाड़े में आता है, 9 9 3 के पहाड़े में आता है, 10 2 के पहाड़े में आता है, 11 किसी के पहाड़े में नहीं आता, सिर्फ 11 के, 12 3 के पहाड़े में आता है, 13 14 2 के पहाड़े में आता है, 15 3 के पहाड़े में आता है, 16 तो 2 और 4 के 8 के पहाड़े में आ जाता है, 17 18 2 के पहाड़े में आ जाता है, 19 इसको नहीं ले सकते ना क्योंकि 1 और 20 के बीच बोला है, 1 और 20 को लेना ही नहीं है। ठीक है, अगर आप ध्यान दें तो यहाँ कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो x के पास भी हैं और y के पास हैं। पहले उनको तय कर लीजिए, x और y के पास कौन कौन है। ठीक है, अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, आपको पहले ढूंढना है कि x और y के पास जो है दोनों में सेम होंगे, उसको सर्कल बनाइए, उसको गोल गोल कर दीजिएगा। तो आपने देखा होगा कि आपको 2 संख्याएं दोनों में सेम मिल गई होंगी, 11 और 13। जब 2 समुच्चय में अगर कुछ भी सेम है तो आप उसको दर्शाने के लिए वृत्त का इस्तेमाल करिए, त्रिभुज का किसका भी इस्तेमाल करिए, आकृति तो आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन वो एक दूसरे को कट करते हुए जाए, क्योंकि जब कट करके जाएंगे तो कुछ चीज़ें दोनों में कॉमन हो जाएगा, मतलब दोनों का हिस्सा हो जाएगा। वो कैसे, अब हम उसको समझते हैं। देखिए, समझिए, ये हो गया आपका x और इसी को काटते हुए हो जाएगा y। ये कॉमन क्यों लिया मैंने, क्योंकि जो दोनों में है वो यहाँ पर आ जाएगा। 11 और 13 को यहाँ लिख दीजिए। अब 11 और 13 को छोड़ के जो कुछ भी है उसको x में लिखना है। ठीक है, और y वाले में से 11 13 को छोड़ के जो कुछ भी हो वो y में लिखना है। फिर हम बात करते हैं विश्व समुच्चय के लिए। तो मैंने आपको कहा था विश्व समुच्चय जो होता है उसको हम आयत से दर्शाते हैं। ठीक, और यहाँ पे लिख देंगे u। अब जो यहाँ पर लिख दिया उसको छोड़ के जो कुछ भी होगा वो आपको बाहर लिख देना है। जैसे 1 2 है, 3 है, 4 5 था, 6 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 13 14 15 नहीं है अंदर, तो आप यहाँ लिखिए 15। 16 भी नहीं है तो आप यहाँ लिखिए 16। 17 है, 18 नहीं है तो आप लिख लीजिए 18। 19 है, 20 नहीं है, लिख लीजिए 20। ये आपकी ये वेन आकृति बन गई। ठीक है, तो x भी आ गया, y भी आ गया, विश्व समुच्चय भी आ गया। लेकिन याद रखना, ये बनाना है पेंसिल से, पेंसिल से ही बनाना है, पेंसिल से ही लिखना है। अभी इस उदाहरण की तरफ ध्यान दीजिए। हम सीखने जा रहे हैं समुच्चयों पर संक्रियाएं, और समझिए उसमें 2 समुच्चय दिया है। समुच्चय A जिसके अंदर है 1 2 3 4 5 6। दूसरा समुच्चय है B जिसके अंदर है संख्याएं 2 4 6 8 10। अब इन पे हम क्या संक्रियाएं कर सकते हैं, तो हम इसका संघ ज्ञात कर सकते हैं। संघ ज्ञात करने के लिए
हम लिखते हैं ए संग बी। ठीक है, अब इसका अर्थ क्या होता है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। ए संग बी का मतलब है ए और बी को मिला के लिखना है। जो भी ए में है, जो भी बी में मिला के लिखिए। बस इस बात का ध्यान रखिए कि किसी को रिपीट नहीं करना है। हाँ, 1 2 3 4 5 6 8 10, इसकी सारी संख्याएं हैं इसमें। अब 2 को नहीं लिखना है वापस, क्योंकि 2 रिपीट हो जाएगा। 4 को वापस नहीं लिखना, रिपीट हो जाएगा। 6 को नहीं लिखना, एक ही बार लिखना है। फिर 8 और 10, तो ये हो गया संग, ए और बी का संग। अब बात करते हैं दूसरी क्रिया की। दूसरी संक्रिया क्या कर सकते हैं, तो प्रतिच्छेदन। प्रतिच्छेदन के लिए हम लोग उल्टा यू लिखते हैं। ठीक है, अब प्रतिच्छेदन का मतलब क्या है, जो दोनों में कॉमन है, दोनों में जो सेम है ना, सिर्फ वही लिखना है, बाकी नहीं। सेम क्या था दोनों में, 2 4 6 है ना, और कोई सेम नहीं था, तो ये हो गया इसका प्रतिच्छेदन। आया समझ में। अब हम यहाँ पे एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे एक समुच्चय है x, जिसके अंदर है 5 10 15 20 25। दूसरा समुच्चय है y, जिसके अंदर है 4 8 12 16 20। अब इसके हम लोग दो संक्रियाएं करने वाले हैं। एक तो इसका हम लोग संग ज्ञात करेंगे, और फिर हम लोग इसका प्रतिच्छेदन ज्ञात करेंगे। जब हम संग ज्ञात करने जाएंगे तो हमें दिमाग में है कि हमें इनकी सारी संख्याएं आएंगी, बस रिपीट नहीं करना है। ठीक है ना। तो जो रिपीट वाला है पहले देख लीजिए, कौन सा है रिपीट वाला। 5 रिपीट है क्या, नहीं। 10 नहीं, 15 नहीं, 20 रिपीट है, दिख रहा है। हाँ, तो 20 वापस नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा, 4 5 8 10 12 15 16 20 25। अब बात करते हैं प्रतिच्छेदन की। तो प्रतिच्छेदन में क्या करना था, याद होगा आपको, जो कॉमन है, जो सेम है दोनों में, वही लिखना है। तो क्या कॉमन था इसमें, बिल्कुल सही, कॉमन था 20, तो आपको सिर्फ 20 लिखना है यहाँ पर। तो ये दूसरा उदाहरण हो गया। अभी ध्यान से देखें तो हम जो भी उदाहरण हल किए हैं, सबके घटकों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, तो अभी जरा वो समझते हैं। जैसे यहाँ पर समुच्चय ये था, ठीक है। अब इसके घटकों की संख्या कैसे लिखेंगे, n ऑफ a। n ऑफ a, कितने लोग हैं इसमें गिनिए, 6 लोग हैं, तो ये हो गया 6। अब देखते हैं बी में, ठीक है। अब बी में कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 लोग हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, n ऑफ b इक्वल टू 5। 1 2 3 4 5 लोग, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग n ऑफ a यूनियन b, संघ को पढ़ते हैं यूनियन इंग्लिश में। कितने लोग हैं, 3 4 5 6 7 8, तो 8 लोग हो गए। अब आ जाते हैं प्रतिच्छेदन की तरफ। तो हमने प्रतिच्छेदन निकाला था, तो उसमें 3 संख्याएं मिली थी, 2 4 6 3। तो n ऑफ a इंटरसेक्शन, इसको प्रतिच्छेदन भी पढ़ सकते हैं आप और इंटरसेक्शन भी पढ़ सकते हैं। तो n ऑफ a इंटरसेक्शन b, मतलब a प्रतिच्छेदन b की घटक संख्या कितनी है, 3 है, क्योंकि 3 ही लोग हैं इसमें, ठीक। अब बाकियों का आपको निकालना है और मुझे लिख करके बताना है। अब हम लोग ये सूत्र को समझने की कोशिश करेंगे कि ये सूत्र का मतलब क्या है। देखिए, अपने पास 2 समुच्चय दिया है, a और b। a के पास है 1 2 3 4 5, b के पास है 2 3 और 4। तो n ऑफ a कितना हो जाएगा, n ऑफ a हो जाएगा 5। n ऑफ b कितना हो जाएगा
3, बिल्कुल सही। ठीक है, अभी ध्यान दीजिए, सूत्र में हमें ये दोनों भी तो चाहिए ना, है ना। तो आप पहले इसका यूनियन निकालेंगे, है ना, और फिर उसका इंटरसेक्शन, संग और प्रतिच्छेदन ध्यान देते हैं। ए यूनियन बी दोनों को मिला के लिखना है, लेकिन रिपीट नहीं करना है। 1 2 3 4 5, 2 3 4 को वापस नहीं लिख सकते, एक बार लिख दिया, हो गया। अब हम लोग प्रतिच्छेदन निकालेंगे। प्रतिच्छेदन निकालने के लिए जो दोनों में सेम है वो लिखिए, 2 3 4। ठीक है, अब बताइए कि ए यूनियन बी के घटकों की संख्या कितनी है, 5, और इंटरसेक्शन के घटकों की संख्या कितनी है, 3। ठीक है, सूत्र का जो दायां पक्ष था, दायां पक्ष मतलब इक्वल टू के दाहिने साइड, वो था n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। जरा वैल्यू रखिए, n ऑफ a कितना निकला था हमारा, 5, n ऑफ b कितना था, 3, और n ऑफ a इंटरसेक्शन b कितना था, तो भी 3। ठीक है, तो 3 में से 3 गया, इसको हटा दीजिए, बचा कितना, 5। इसको हम लोग मार्क करते हैं 1। ठीक है, अब इसी प्रकार हम लोग बायां पक्ष भी निकालेंगे, मतलब सूत्र का इक्वल टू के जो, अब बायां पक्ष क्या है उस पर ध्यान देते हैं। बायां पक्ष क्या लिखा हुआ था, n ऑफ ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी कितना था अपना, अब उस पर देखते हैं, वो था 5। तो ये भी निकाल लिया, दोनों सेम आया, दोनों सेम आया तो हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, क्योंकि दोनों का आंसर सेम है। तो बायां पक्ष हमने क्या लिया था, n ऑफ ए यूनियन बी, और दायां पक्ष n ऑफ ए प्लस n ऑफ बी माइनस n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना। तो जो सूत्र हमने लिखा था वो सूत्र सही है, उसकी जांच हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी से संबंधित मैं एक सवाल दे रहा हूं, आपको करना है।